हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक विज्ञान जिसके अंतर्गत इसमें दूसरी पुस्तक आई है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसका पहला अध्याय है भारतीय संविधान। तो हम आज भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि संविधान होता क्या है। जैसे मान लो आप कोई खेल खेलते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये जितने भी खेल हैं इनमें कोई न कोई नियम होते हैं, तब जाके इन खेलों को हम अच्छी तरह से या सुचारू रूप से खेल सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक समाज को चलाने के लिए या फिर एक देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। उन्हीं नियम कानूनों को क्या कहते हैं हम? संविधान कह सकते हैं। तो एक देश को चलाने के लिए जो नियम कानूनों का जो दस्तावेज होता है, जो किताब होती है, उसे ही हम क्या समझेंगे? संविधान समझेंगे, जिससे कि हमारा समाज सुचारू रूप से चल सके। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखो स्क्रीन पर। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें ऐसे नियम कानून लिखे हुए होते हैं जिसके माध्यम से हमारा समाज कार्य करता है। मतलब ऐसे नियम कानून जिसके द्वारा हमारा समाज कार्य करता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? संविधान कह सकते हैं। तो आपको ये संविधान की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब संविधान हमें ये बताता है कि किसी देश के समाज की प्रकृति कैसी है, अर्थात वह समाज किन नियमों के जरिए कार्य करता है। प्रत्येक समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से हमारे समाज की प्रकृति एवं स्वरूप तैयार होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस देश के पास अपना संविधान होता है वह लोकतांत्रिक देश होगा। बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस देश के पास अपना क्या होता है, संविधान होता है, वह लोकतांत्रिक देश ही हो। वह राजतांत्रिक देश भी हो सकता है, वहाँ पर राजा का शासन भी हो सकता है। राजा का भी अपना कुछ नियम कानून होता है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ संविधान हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान है वो लोकतांत्रिक देश है। वो राजतंत्रात्मक देश भी हो सकता है, और लोकतांत्रिक देश भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति कौन करता है? संविधान करता है। जैसे संविधान हमें यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप कैसा है, हमारा समाज किस प्रकार से कार्य कर रहा है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, नियमों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को सुचारू रूप से चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो बच्चों, आपको संविधान के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम 1990 में बना नेपाल का संविधान, जो राजा की सर्वोच्च सत्ता पर आधारित था, इसलिए इस निरंकुश संविधान की जगह लोकतांत्रिक संविधान की ज़रूरत पड़ी। बच्चों, 1990 में जो नेपाल का संविधान बना था, वहाँ पे किसका शासन था? राजा का शासन था। इसलिए वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन था, वहाँ पे राजतंत्रात्मक संविधान बना, और वहाँ के लोग उससे परेशान थे। तो उन्होंने
लोकतांत्रिक संविधान की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लोकतांत्रिक संविधान में सभी लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। सभी लोग अपना जो प्रतिनिधि होता है उसको चुन सकते हैं लोकतांत्रिक संविधान के अंदर। अब नेपाल देश के लोग कई सालों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करते आ रहे थे। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार नेपाल की जनता को राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि बहुत लंबे समय से नेपाल के लोग आंदोलन कर रहे थे और 2006 में उनको क्या मिल गई, राजतंत्रात्मक शासन से मुक्ति मिल गई और वहाँ पे कैसा शासन लागू हो गया, लोकतांत्रिक शासन लागू हो गया और लोकतांत्रिक संविधान बन गया। नेपाल देश के लोग भी लोकतंत्र को अपनाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें एक नए संविधान की ज़रूरत थी, क्योंकि 1990 में बने संविधान में आदर्श नहीं थे। जो देश के आदर्श होते हैं, जो देश के मूल्य होते हैं, वो 1990 में जो संविधान बना था राजतंत्रात्मक, उसमें वो मूल्य नहीं थे। इसलिए नेपाल के लोगों को एक नए संविधान की ज़रूरत पड़ी, जो नेपाल के लोग देश के लिए इसको चाहते थे। इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। जिन देशों में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, वहाँ निर्णय करने की प्रक्रिया में संविधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन है, वहाँ पे जो हमारा संविधान है, उसके नियम कानून कोई भी निर्णय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसा नियम कानून तय करता है जिसके माध्यम से राजनेता अपने हाथों से सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते एवं सुचारू रूप से शासन को चलाते हैं। लोकतांत्रिक संविधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कमज़ोर समूह के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों, लोकतांत्रिक संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति को दबाकर नहीं रख सकता। तो यह लोकतांत्रिक संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। जैसे बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है, इसलिए संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ध्यान रखा जाता है या ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यक के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। अल्पसंख्यक मतलब जो लोग कम संख्या में हैं और बहुसंख्यक मतलब जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं वो कम संख्या में जो लोग होते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो लोकतांत्रिक संविधान में ऐसा नहीं होता, इसलिए लोकतांत्रिक संविधान की हमारे देश को ज़रूरत पड़ी। अब अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। अब संविधान एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर निरंकुश दबदबे पर भी प्रतिबंध लगाता है। अर्थात एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को नहीं दबा सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई समाज है, उसके अंदर जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमज़ोर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस लोकतांत्रिक शासन के अंदर वो नहीं दबा सकते, क्योंकि सभी को समान अधिकार लोकतांत्रिक शासन के अंदर प्राप्त होते हैं। हमारा संविधान यह भी कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वर्ण और जन्म स्थान के आधार पर देशों के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। बच्चों, भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिक को समान अधिकार मिले हुए हैं, तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को नहीं दबा सकता, कोई भी उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि सभी भारत में रहने वाले हर नागरिक समान हैं।
अब बात आती है कि संविधान की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें संविधान क्यों चाहिए या संविधान क्यों होना चाहिए। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकती है जिनसे संविधान के आदर्शों एवं सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है, जैसे दलगत राजनीति की जगह फौजी शासन की सोच। एक अच्छा संविधान देश की संप्रभुता को इस तरह की सोच से बचाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस देश में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ पे दलगत राजनीति करते करते कोई फौजी शासन ना ला दे, जिससे हमारी संप्रभुता अखंडता हमारे देश को बांटने की कोई नहीं सोच सकता। इसलिए संविधान की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब 1946 में गठित की गई हमारी संविधान सभा में लगभग 300 लोगों ने अपना योगदान दिया। मतलब संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 300 सदस्य। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक कई बैठकें होती रही। मतलब 1946 से 1949 तक 3 साल तक लगातार हमारे संविधान को बनाने के लिए लगातार बैठकें होती रही। संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी बच्चों? उस समय के हालात के अनुसार जो संविधान सभा बनी उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी। तो उन्होंने संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन्होंने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। हमारे देश में बहुत सारे धार्मिक समुदाय थे, उनकी भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति सब अलग थी। भारत पाकिस्तान बंटवारे का संकट, सामाजिक आर्थिक स्थिति उस समय अनुकूल नहीं थी, क्योंकि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था उस समय हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, तो वो अनुकूल नहीं थी। उन प्रतिकूल स्थितियों में हमारे संविधान को बनाना और सभी के हित को ध्यान में रखकर संविधान बनाया गया। लेकिन संविधान सभा ने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया। उन्होंने जो संविधान तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और प्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका का काफ़ी जोर दिया गया था। मतलब सभी जनप्रतिनिधियों की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण मानी गई। अब भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं एवं इसके कुछ लक्षण हैं। ऐसे तो संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन बच्चों आपकी जो कक्षा 8 की किताब है उसके अंदर केवल आपको प्रमुख 5 विशेषताएं दे रखी है जो नई CBSE की NCERT की किताब आई हैं। तो देखते हैं हम। पहला इसका लक्षण है संघवाद। संघवाद क्या होता है बच्चों? संघवाद का अर्थ है कि किसी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का विकेंद्रीकरण होना। हमारे देश में केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार काम करती है, जैसे मोदी सरकार। राज्य स्तर पर राज्य सरकार काम करती है, जैसे अशोक गहलोत सरकार। और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, मतलब ये तीसरा स्तर है पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें आपका सरपंच आता है, ग्राम पंचायत आती है। ठीक है, तो ये संघवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे यहाँ पे जो संघ है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायती राज स्तर। तो केंद्र स्तर भारत सरकार है, भारत सरकार का प्रतिनिधि जैसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी। राज्य स्तर पर राज्य सरकार में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज स्तर पर जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए 3 प्रकार की सूचियां दी गई। अब केंद्र, राज्य और जो पंचायती राज व्यवस्था है इनका कार्यक्षेत्र क्या होगा, ये कहाँ कहाँ काम करेंगे, इनके लिए 3 सूचियां बनाई गई। पहली सूची संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची और तीसरी सूची समवर्ती सूची। तो बच्चों आपको बता दूं मैं कि संघ सूची के जितने भी विषय होते हैं, संघ सूची में जितने भी क्षेत्र होते हैं उनमें कार्य करने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को। उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को। और राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पे कानून बनाने का किसको प्राप्त है अधिकार? राज्य सरकार को। उसी प्रकार से समवर्ती जो सूची है उसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन प्रभावी कानून किसका माना जाएगा? केंद्र सरकार का। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार यदि कोई नियम बना देती है तो उसको राज्य सरकार को फिर मानना ही पड़ता है, राज्य सरकार उसको नकार नहीं सकती।
संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें भी संविधान से ही अपनी शक्ति, ताकत और अधिकार मिलते हैं। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो राज्य सरकार है उसके पास भी काम करने के लिए कुछ क्षेत्र हैं, कुछ उसके पास शक्तियां हैं, कुछ ताकत हैं। केवल वह मात्र हमारी भारतीय सरकार की प्रतिनिधि नहीं है, वह अपने क्षेत्र में अपनी ताकत, अपनी शक्ति का प्रयोग करके शासन चला सकती है। तो देखो, अब हमारे भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है। कितनी प्रस्तावना? एक प्रस्तावना। और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रस्तावना, उसके बाद 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। तो देखो बच्चों, आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में संविधान के बारे में बता देता हूं। संविधान के गठन की जो मांग थी वह 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी और संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हो गया था। नए संविधान का प्रारूप दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक चलता रहा। मतलब ये 3 साल तक संविधान का निर्माण चलता रहा। संविधान अधिनियमित एवं अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हो गया था। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। यदि आपसे पूछा जाए कि अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949, मतलब बनकर तैयार हो गया। जबकि पूरे देश में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 300 और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य थे वो थे 284। संविधान बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। मतलब हमारे पूरे संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा के अध्यक्ष, मतलब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब हमारे संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और हमारी जो प्रारूप समिति थी संविधान की, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु याद हो गए होंगे बच्चों। देश की सामाजिक आर्थिक मजबूती के लिए संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। ये नीति निर्देशक तत्व हमारे देश का कल्याण करने के लिए, हमारे देश में कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए सरकार को इनका दायित्व निभाना पड़ता है। नीति निर्देशक तत्व मतलब सरकार का कर्तव्य है। अब आती है दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं। मतलब संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो शासन करते हैं। मतलब जो वयस्क नागरिक होते हैं वो वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वह प्रतिनिधि उन पर क्या करता है? शासन करता है। इसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से समाज में ऊंच नीच, धर्म, जातियों के बंधन को तोड़ना संभव हुआ है बच्चों, क्योंकि सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार है। तो मतलब हमारे देश के अंदर सभी नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अब तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। यार, राज्य के कितने अंग हैं? 3 अंग है राज्य के। पहली है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। देखो बच्चों, विधायिका क्या करती है? हमारे देश में कानून बनाने का काम करती है विधायिका, और कानून को लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। और न्यायपालिका यदि उस कानून का उल्लंघन होता है तो उसमें न्याय दिलाने का कार्य करती है। विधायिका के अंदर हमारी संसद आती है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। उसी प्रकार से कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आती है। उसके साथ ही राष्ट्रपति भी कार्यपालिका के अंदर शामिल है और यह हमारी अस्थायी कार्यपालिका है। जबकि स्थायी कार्यपालिका के अंदर हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी वो आते हैं। और न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और जिला न्यायालय आते हैं। अब बच्चों, एक शब्द आता है कि राज्य होता क्या है? राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है? तो राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संप्रभु मतलब जो स्वतंत्र लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था है उसको हम राज्य कह सकते हैं। जबकि जो सरकार होती है वो क्या करती है? हमारे देश में कानून बनाती है और उसे लागू करने का काम करती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चौथी विशेषता है
हम सभी को संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है बच्चों? मौलिक अधिकार वाले भाग 3 को संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 6 हैं। कितने अधिकार दिए हुए हैं अपन को? 6। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार और शैक्षणिक अधिकार। उसके बाद छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के द्वारा आपको बाकी सब अधिकार मिले हुए हैं। 5 विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। अब बच्चों आप धर्मनिरपेक्षता के बारे में अच्छी तरह जान लें। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश किसी भी धर्म को क्या नहीं करेगा, अपना राज्य धर्म स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, तो उन सभी की रक्षा करने का वचन देता है कौन? हमारा जो संविधान है वह उसकी रक्षा करने का वचन देता है, जबकि हमारे देश का राज्य धर्म कोई भी नहीं है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, बल्कि उनकी रक्षा करता है। हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कितने मौलिक कर्तव्यों का? 11 मौलिक कर्तव्यों का। अब देशभक्ति और भारत की एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी नागरिकों के द्वारा नैतिक कर्तव्यों के रूप में माना जाता है। इसका वर्णन मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। हमारे जो मूल कर्तव्य वो 11 है और मौलिक अधिकार कितने हैं बच्चों? 6। तो हम मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार होता क्या है बच्चों? कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जिसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे इसी किताब के अंदर। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। मतलब जो पहले ऊंची जाति के जो लोग थे वो निचली जाति को अछूत मानते थे, तो इसी प्रथा का क्या कर दिया गया बच्चों? उसको हटा दिया गया, उसको उन्मूलन कर दिया गया। अब दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति मतलब अपनी कोई भी बात रखने की हमारे को आज़ादी है, और भाषण की स्वतंत्रता। हम कहीं पे भी भाषण दे सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं, और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। देश की किसी भी भाग में हम आ जा सकते हैं और रह सकते हैं, तथा कोई भी व्यवसाय, हम कोई भी धंधा कर सकते हैं, पैसा या कारोबार करने का हमारे को अधिकार मिला हुआ है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब हमारा कोई भी शोषण नहीं कर सकता। जैसे कि संविधान में कहा गया है कि मानव का व्यापार, मतलब मानव को बेचा नहीं जा सकता, बेचा खरीदा नहीं जा सकता, और उससे ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता, मतलब ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, बिना पैसों के काम नहीं करवाया जा सकता, बेगार नहीं करवाई जा सकती, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाना चाहता है, किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है, तो वह उसको अपना सकता है एवं उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, उसको ये अधिकार प्राप्त हैं। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। मतलब जो अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम समुदाय हैं, तो वह अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस अधिकार के जरिए यदि आपके ऊपर वाले 5 किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप इस अधिकार के जरिए उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप न्यायालय में जाके अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों, हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे 11, उनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य आखिर हैं क्या, हमारे को क्या ड्यूटीज़ दी हुई हैं, मतलब हमारे को देश का नागरिक होने के लिए क्या कर्तव्य हैं। तो आप सभी को इसका पालन करना ज़रूरी है, आप सभी इसका पालन अवश्य करें। भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। बच्चों, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, जबकि इसको 1976 में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बच्चों? रूस के संविधान से। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के तहत हमारे संविधान में रखा गया है। अब हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं, तो वो कौन कौन से हैं उनको हम याद करते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है बच्चों, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है देश की रक्षा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। आठवां हमारा मौलिक कर्तव्य है बच्चों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। बच्चों, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, आप अपनी दृष्टि को वैज्ञानिक बनाओ, आप पढ़ाई के द्वारा निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहो। ये हमारा मूल कर्तव्य है। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो भी सरकारी संपत्ति है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। बच्चों, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके विद्यालय के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें आपको भाग लेना चाहिए। चाहे वो व्यक्तिगत हो, मतलब चाहे आप अकेले भाग लो या फिर छात्रों के समूह में भाग ले सकते हो। वो जिससे क्या होगा, आपका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। 11वां है माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उसके माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक है उनको विद्यालय अवश्य भेजे, उनको पढ़ाई लिखाई करवाए। तो ये भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। तो बच्चों, आपको ये सभी महत्वपूर्ण कर्तव्य याद हो गए होंगे और मेरा यह अध्याय आपको पसंद आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके और मेरे इस चैनल रॉक स्टार स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके आप बता सकते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा जो पाठ पढ़ाया। तो यदि आप इसको लाइक एंड शेयर करेंगे उससे मेरे को और उत्साह मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो बच्चों, आज की जो ये क्लास थी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी अच्छे से इस लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।